नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। पीएम मोदी एक दिवसीय शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पीएम ने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने हर्षिल में जनसभा को संबोधित करते हुए शीतकालीन तीर्थाटन और पर्यटन की जोरदार ब्रांडिंग की। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए उन्होंने डबल इंजन सरकार की मिलकर प्रतिबद्धता की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही चमोली के माणा में हुए हिमस्खलन में दिवंगत लोगों के प्रति दुख भी व्यक्त किया। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर जहां पर दर्शन पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने आरती भी की। तीसरी तस्वीर मंदिर से निकलने के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। वहीं चौथी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साइट सीइंग भी करते हुए नजर आए। ये अन्य तस्वीरें, पांचवी तस्वीर जहां पर लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया और प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए छठी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। वहीं सातवीं तस्वीर में यहां पर लोगों से बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आठवीं तस्वीर में भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार। 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा। सबसे पहले मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मां गंगा के मायके मुखवा एवं सीमांत क्षेत्र हर्षिल घाटी में आने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहां की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग
जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं, तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग ने हल्द्वानी शहर में सरस मेले का आयोजन किया है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी स्टॉल और दुकानें लगाई हैं। देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा हल्द्वानी शहर में सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरस मेला आजीविका 2025 के इस मौके पर ये आप जो देख रहे हैं, ये स्टॉल्स जो हैं, ये विभिन्न प्रदेशों से आए हुए वो एनएसजी हैं, वो समूह सहायता समूह हैं, जो अपने गृह क्षेत्र में रह के तमाम जो काम करते हैं, गृह कार्य के जो काम करते हैं, या छोटे छोटे एनजीओ जो हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो करते हैं, तो उनके ये स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ हल्द्वानी जो सरस मेले में है, वो लगभग 250 के आसपास यहाँ स्टॉल लगे हैं, जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोगों के हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत तमाम जो अन्य प्रदेश हैं इस देश के, वहां से आए हुए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वुडन कलाकृतियां हैं, ये आए हैं आसाम से, ये लोग आए हुए हैं। जी सर, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम महिनुल हक, मेरे आचार्य गुरुकुल सोनेले आचार्य जी, मैं आसाम का रहने वाला, आसाम का आदमी है। और ये हम लोग को जो खुद बनाया है सब, मेरे आचार्य में खुद प्रोडक्शन बना और सब मिनरल चीज का हाथ से बना हुआ है। ये सब हैंडमेड है, पूरा हैंडमेड है ये। और इस हाथ का चीज बना हुआ, देखो ये चीज है सस्ता में दे रहा हूँ 100 रुपए में, 100 रुपए अच्छा चीज में ये वाला ले रहे हैं 150 में ये। और कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? ये देखिए, मैं 1 तारीख से आया इधर। अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, यहाँ पर सेल भी अच्छा हो रहा है। कैसा है रिस्पॉन्स इधर? बहुत अच्छा है, सेल भी अच्छा है और आदमी लोग पसंद भी कर रहे हैं, सामान पसंद भी कर रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से आसाम का ये स्टॉल है, और इसी तरीके से अन्य प्रदेशों के भी स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कपड़े का स्टॉल है, इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं बेटा आप? हरिद्वार से हैं। हरिद्वार से, उत्तराखंड का ही स्टॉल है। तो क्या बेच रहे हैं आप यहाँ? सूट्स बेच रहे हैं। सूट्स बेच रहे हैं। कैसा है सेल? अच्छा है। अच्छा, चलिए, क्या नाम आपका? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। तो आपने देखा उत्तराखंड हरिद्वार से आए हुए हैं। और इसी तरीके से ये एक स्टॉल है जो पश्चिम बंगाल का स्टॉल है। मैं इसमें दिखाना चाहूंगा आपको, अलग अलग कलाकृतियां यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। सीपी का एक बेहतरीन काम, जो समुद्री सीपी होते हैं उनका एक बहुत बेहतरीन काम है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम नमिता विश्वास है, मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से आई हूँ। कोलकाता। तो क्या खासियत है आपकी इन कलाकृतियों में? सर, ये मेरे पास ऐसी चीजों से मैंने अपना काम शुरू किया जिनको, जो समुद्र बीच में आपको पड़े हुए मिलेंगे, जो फेंकने लायक है, मतलब जो आज तक कितने काम में यूज नहीं किया, बेस्ट मटेरियल है, जो ऐसे ही पड़े रहते हैं। उन्हीं चीजों को हमने सोचा इन्हीं से कुछ हम नया करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका इको फ्रेंडली भी है? बिल्कुल है सर। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह है या? हाँ जी, पश्चिम बंगाल में हमारा स्वयं सहायता समूह है, मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम जो प्रदेश हैं, प्रदेशों से आए हुए लोग, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कलाकृतियां हैं जो सीपीओ से तैयार की गई हैं। महिलाओं के साज सज्जा से लेके मंदिर के मूर्तियां और गृह सज्जा के तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तराशी हुई
कलाकृतियां हैं, तो जरूर इन सब में मेहनत बहुत है और एनजीओज ऐसे ही काम किया करते हैं। अब पश्चिम बंगाल के इस एनजीओ की बात करें या फिर इधर जो भी एनजीओ लगे हैं, इधर आप देखिए बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे हैं जिनमें आपको कपड़ों से लेके बर्तनों से लेके ये एक कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई यहाँ है, ये स्टॉल लोहे की कढ़ाई का स्टॉल है और ये उत्तराखंड का ही स्टॉल है जी। इनसे बात करेंगे, कहाँ से हैं मैम आप? लोहाघाट चंपावत। लोहाघाट चंपावत। तो आपके यहाँ की कढ़ाइयाँ तो बहुत फेमस हैं। जी सर, ये हमारा खुद का कारोबार है, हम अपने हाथों से बनाते हैं, हमने कारीगर रखे हैं। हैंडमेड है ये? हाँ। अच्छा, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ? अच्छा मिल रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स? हाँ, सबको पहचान है। तो ये कढ़ाई का स्टॉल उत्तराखंड का ही स्टॉल है, चंपावत जिले से ये लोग आए हैं और बेसिकली कढ़ाई लोहे का कारोबार इन लोगों का है। और इसी तरीके से तमाम जो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग हर एक स्टॉल पर पहुंचकर, खासकर महिलाएं हर एक स्टॉल पर पहुंचकर अपनी अपनी जरूरत की चीजें यहां बटोर रही हैं, यहां सामान देख रही हैं, उसके बारे में जानकारी ले रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि दालों की ये पैकिंग्स, ये दालों की पैकिंग्स हैं और ये भी स्थानीय नैनीताल जिले का ही एक स्टॉल है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गीता जोशी है। गीता जी, क्या क्या बेच रही हैं आप यहाँ? हम पहाड़ी बढ़िया बेच रहे हैं, हमारे पास 7-8 किस्म की बढ़िया हैं। बुरांस का जूस बेच रहे हैं, माल्टे का जूस बेच रहे हैं और पहाड़ की दालें बेच रहे हैं, अचार है और तो सारे स्थानीय उत्पाद हैं? सारे स्थानीय उत्पाद हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, सब लोगों ने पसंद भी करा। कल मुझे लखपति दीदी का प्रथम पुरस्कार भी मिला है जी। बड़ा अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने देखा किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो समूह के रूप में काम करके अपनी आजीविका भी चला रही हैं और साथ ही साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। तो यही एक बढ़ते भारत की पहचान है और इस सरस मेले का उद्देश्य भी यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये आत्मनिर्भर भारत की ये पहली सीढ़ी है और पहला पायदान है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ती ये महिलाएं कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। असीस फीड, बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वहीं पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, क्या रोपवे निर्माण से 4 धाम यात्रा में होने वाली भीड़ में कमी आएगी? पिछले 4 साल में 4 धाम यात्रा में जो भगदड़ मची है उसे किस प्रकार से इस साल और भविष्य में भी नियंत्रित किया जाएगा? साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड प्रदेश में ये थोड़े समय में दूसरा दौरा है। हम प्रदेश की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही जो शीतकालीन यात्राएं और पर्यटन को बढ़ावा देने के नज़रिए से उन्होंने प्रदेश को 2 रोपवे, हेमकुंड साहिब और केदारनाथ के लिए जो रोपवे की स्वीकृति दी है, उसके लिए भी हम उनका आभार प्रकट करते हैं। इन सभी चीज़ों के चलते और जो सुविधाएं अभी कुछ बढ़ने की तरफ जा रही हैं, प्रदेश सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उनसे हम कुछ सवाल करना चाहेंगे। बीते समय में जो यहाँ पर भगदड़ की वजह से, आपदा की वजह से या अव्यवस्था की वजह से यात्रियों को तकलीफ़ हुई, जान माल की हानि हुई,
स्थानीय लोगों के जो घोड़े खच्चर से यात्रा को सफल बनाने में अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं, और साथ ही हेलीकॉप्टर टिकट वितरण की जो अनियमितताएं और उसमें चीटिंग हुई है, सामान रास्ते में महंगे दर पर बेचे जाते हैं, लोग लूट खसोट का काम करते हैं। क्या प्रदेश सरकार ने इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया है, और अगर दिया है तो इनमें सुधार के लिए प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है, इसको जनता तक पहुंचना चाहिए। और एक पारदर्शिता तौर पर ये सारे मुद्दे जो हैं हल होने चाहिए, ताकि यात्रियों को शांतिपूर्वक सुचारू रूप से दर्शन हो और बिना दर्शन किए हुए कोई न जा पाए, यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदेश में एक बार फिर जल्द कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभव है, किसे रखना है और किसे हटाना है ये केंद्र का विषय है। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है, वो विस्तार होगा। राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा करवाने के लिए प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 3000 में से 1500 लोगों को नियुक्त भी कर दिया गया है। सरकार के द्वारा लगभग 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो मेडिकल कॉलेजों में चूँकि लोड बहुत है आजकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा नर्सिंग स्टाफ जब पहुँचेगा वहाँ तो बहुत अच्छी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे एक स्वागत कार्यक्रम रखा था, और सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 3000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, नर्सिंग अधिकारियों को, और वर्षवार दिया है। इसके कारण हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाएं अब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देहरादून के दून अस्पताल में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल में चोर एक साथ नहीं बल्कि 8 कंप्रेसर उड़ा गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दून अस्पताल में चोरी की घटना सामने आई हो। वहीं मामले में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पुलिस से शिकायत कर दी है। ये परसों रात का मामला है। हमारी जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी के पीछे उसके एसी लगे हुए होते हैं, जो मॉर्चरी में ऑर्डिनरी एसीज होते हैं, उनकी यूनिट्स बाहर रखी हुई हैं। तो वो एसी की यूनिट्स पीछे डेड एंड वाले एरिया में रखे हुए थे। तो उसमें से 8 एसी की यूनिट्स में से ये चोरी हुई है। ये उनके कंप्रेसर निकाल दिए गए, उनके तार काट दिए गए। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत आज तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है और देश की इस यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है। यहां रोजगार के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा अपना देश भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल हो गया है और देश की इस विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड। अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक खूबसूरती और पवित्र नदियों के लिए जाने जाने वाला ये राज्य अब एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। उत्तराखंड अब एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, आईटी, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यहाँ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की आर्थिक वृद्धि 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 2.61 लाख रुपए है, जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है।
उत्तराखंड ने निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रियाएं लागू की हैं, जिससे ये निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। दिल्ली एनसीआर से केवल 2.5 घंटे की दूरी भी इस राज्य को और भी खास बनाती है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की, तो पिछले 2 दशकों में लगातार ये गति पकड़ चुका है। ये राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। यहाँ 10,000 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। उत्तराखंड ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हरिद्वार में स्थित हीरो मोटर्स का विश्व का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस राज्य की उपलब्धियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ही उत्तराखंड भारत के कुल ऑटो पार्ट्स उत्पादन का 10% से अधिक योगदान दे रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी राज्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य देश भर में जेनेरिक दवाओं के 22% उत्पादन में हिस्सा लेता है और यहाँ 370 से अधिक निर्माण और सपोर्टिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और ठंडी जलवायु इस उद्योग के लिए आदर्श स्थान है। सरकार की जो नीति है उसके कारण जो सब्सिडीज मिली थी, जो छूट मिली थी, उसके कारण यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज फार्मा की आई थी। और आज की डेट में मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्माण जो है उत्तराखंड में हो रहा है। राज्य का कृषि क्षेत्र में भी निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जहाँ विभिन्न फसलों की खेती होती है। राज्य के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड का ठंडा मौसम, सुरक्षित वातावरण और प्राकृतिक संसाधन इसे डेटा सेंटर और आईटी कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। राज्य की आईटी नीति में उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। आईटी निर्यात में 13% वार्षिक औसत की वृद्धि ने ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड तकनीकी विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देख रहा हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए फॉर देहरादून टू बिकम एन IT हब, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यू आर गेटिंग द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव द राइट कनेक्टिविटी, यू हैव द राइट टैलेंट पूल एंड यू हैव द राइट रिसोर्सेज एंड foremost the willingness of the government to make it a IT hub is there. उत्तराखंड सरकार छोटे और मध्यम लघु उद्योगों MSMEs को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इन उद्योगों के लिए सस्ते कर्ज, तकनीकी प्रशिक्षण और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में ऐसे कई छोटे उद्योगपति हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों से लाभ उठाया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी फैसिलिटीज़ मिली। उन फैसिलिटीज़ में जैसे हमने अपना DIC में रजिस्ट्रेशन करवाया, PNB बैंक ने हमें बड़ी हेल्प की। गवर्नमेंट की बड़ी फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो हमारे छोटे निवेशक होते हैं जो कि 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि जिन्हें हम MSME कंसिडर करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन्हें कहा जाता है, उनके लिए हमने 2023 में MSME पॉलिसी लाई। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें 8 अलग अलग तरह की सब्सिडीज मिलती है। उन्हें इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है और भी अनेक तरीके की सब्सिडीज उनको मिलती है। निवेशकों के लिए उत्तराखंड ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जहां सभी आवश्यक मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इसके साथ ही डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सेंटर का गठन किया गया है, जो निवेशकों को प्रोजेक्ट के हर चरण में मदद करता है। ये प्रक्रिया निवेश को न केवल तेज बल्कि बेहद आसान बना देती है। उत्तराखंड में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जहां देश विदेश से आए निवेशकों ने भाग लिया। यहां सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया गया, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रास्ते खुल सके। एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है।
और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। ये राज्य न केवल वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, बल्कि भविष्य में यहाँ और भी अधिक संभावनाएं हैं। राज्य में मौजूद स्किल्ड मैन पावर, निवेश अनुकूल नीतियां और विकसित होता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये राज्य एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उत्तराखंड का ये निरंतर विकास यहाँ की नीतियों और सरकार की ठोस योजनाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे देश के सबसे आदर्श और निवेश के लिए आकर्षक राज्यों में से एक बना रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। एंजॉय करने जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।